मुगलिया सल्तनत हो या फिर अंग्रेजों का राज, सरकारी अफसरों का रुतबा हमेशा ही लाट साहब वाला रहा है। भले ही मुगल न रहे हों, अंग्रेजों का दौर भी खत्म हो गया हो, आजादी हासिल के लिए भी आधी से ज्यादा सदी गुजर गई हो, लेकिन अफसरों की ठसक बरकरार है। बीजेपी के एक दिवंगत नेता ने कहा था कि सरकार दो तरह की होती है, एक अस्थायी जो हर 5 साल में बदलती है, और दूसरी स्थायी जो अफसरों की ही होती है। तो क्या यही वजह है जो नौकरशाह खुद को शहंशाह समझने लगते हैं? आमतौर पर सहज, सरल और खुशमिजाज नजर आने वाले सीएम शिवराज को भी गुस्सा आता है। भोपाल में ई गवर्नेंस एक्सीलेंस कार्यक्रम में सीएम का अलग ही रूप नजर आया। अफसरों की हरकत को सीएम नजरअंदाज नहीं कर पाए और मंच से ही नौकरशाहों को फटकार लगा। तेवर भी तीखे, लहजा भी तल्ख, अंदाज भी जुदा। आमतौर पर सीएम शिवराज का यह अवतार हम ही देखने को मिलता है, लेकिन जब बात देश की हो, देशभक्ति की हो, तो सीएम हमेशा ही जोश में रहते हैं। भोपाल में ई गवर्नेंस अवार्ड कार्यक्रम में भी शिवराज का ऐसा ही रूप देखने को मिला, जहां शिवराज ने भारत माता की जय के नारे लगाए, लेकिन अफसर खामोश रहे। अफसरों का ठंडा रुख देखकर मुख्यमंत्री गर्म हो गए। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। देखो कर्मचारी बोल रहे हैं, अफसरों को भारत माता की जय बोलने में भी आलस आता है। सीएम ने मंच पर दो टूक कहा कि बड़े अफसरों को भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। सीएम की बेबाकी से अफसर सकपका गए। कुछ नौकरशाह बगले झांकने लगे, कुछ निगाह भी नहीं उठा पा रहे थे। उठाते भी कैसे? भारत माता की जय बोलने में भी खामोशी जो इख्तियार किए हुए थे। सीएम यही नहीं रुके, राष्ट्र हित से जुड़े मामलों पर अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि उनको सब मालूम है कितने नौकरशाहों ने चुनाव के दौरान वोट डाले थे। कई बार मैंने देखा, आज सीएस साहब एक बात और मैं कह रहा हूं, जब ये नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हुए तो मैं बड़े ध्यान से देखता था कि किस अफसर की उंगली में वोट डालने का निशान लगा है। अब मैं नाम से एक एक को बता सकता हूं कि 4 उंगली वाला कौन वोट डालने गया था और कौन वोट डालने नहीं गया था। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय कर्तव्य के निर्वाह का समय आता है तो हम अफसर बन जाते हैं। धूप में कैसे जाएंगे, घर से कैसे निकलेंगे, लाइन में कैसे लगेंगे। सचमुच में मैं कहना चाहता हूं कि अपने देश की जय बोलने में कोई संकोच नहीं, अपने प्रदेश की जय बोलने में कोई संकोच नहीं, और राष्ट्रीय कर्तव्य के निर्वाह में कोई संकोच नहीं। इसलिए एक बार सब मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की जय, मध्य प्रदेश। एक बार फिर से कहो, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। सरकार के खिलाफ हमेशा खड़ा दिखने वाला विपक्ष इस मसले पर सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने सीएम का समर्थन करते हुए अफसरों को आड़े हाथों लिया। ऐसी स्थिति ये इसलिए है कि शिवराज सिंह कुछ भी कहते रहें, अफसर अपनी भाषा बोलेंगे, अपना काम करेंगे, उनका नहीं करेंगे। विपक्ष भले ही सूबे के मुखिया के साथ खड़ा हो, लेकिन बीजेपी से ही हमेशा पार्टी और सरकार की पैरवी करने वाले संवाद प्रमुख ने सीएम की नसीहत पर सवाल खड़े करते हुए इस फटकार से ना इत्तेफाकी जाहिर की। यदि मौन के पीछे मंशा असहमति या विरोध की है तो हम उसका कट्टर विरोध करते हैं, लेकिन मौन के पीछे मंशा उनकी व्यवहार की वजह से होती है कि वो दिल से, रोम रोम से तो सब स्वीकार करते हैं और उसको जीते हैं। तो मुझे लगता है भारत माता की जय को जीना और वंदे मातरम अपने कर्म से कहना, ये काम मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं, जिस पर हमें गर्व है। शिवराज की ताकीद बहस का मुद्दा हो सकती है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रदेश की लाल फीताशाही पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी अफसरों पर खुद को खुदा समझने का आरोप लगता रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या एसी दफ्तरों में बैठकर लाल बत्ती में घूमकर नौकरशाह खुद को शहंशाह समझने लगे हैं? फिर क्यों वोट डालना, कतार में लगना, कायदों पर अमल करने में अफसरों को शर्म आती है?
क्या खुद अफसर ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकते जिससे वो नजीर बन सके? भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब बेलगाम हो जाएं ब्यूरोक्रेट्स, देशभक्त दिखाने में भी आए सर्व, नियम कायदों से खुद को ऊपर समझने लगे नौकरशाह, तो सवाल उठते। भारत माता की जय बोलने में अफसरों को संकोच क्यों? वोट डालने से क्यों कतराते हैं नौकरशाह? सीएम की फटकार का भी अफसरों पर असर क्यों नहीं? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कर्मचारी कांग्रेस नेता वीरेंद्र खोगल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीएस राय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा डॉक्टर साहब आपसे ही है। वाजपेयी जी, आपने ये भी कहा कि मुझे गर्व है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पे। आपने एक बात ये भी कही कि मन से चुप रहना और मन से जय न बुलाना ये गलत बात है। अगर मन से चुप है और वो भारत माता की जय बुलाना चाहते हैं तो इसमें आपको गर्व है। तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री जी क्या ब्यूरोक्रेट्स में उतना पकड़ नहीं रह गई है कि उन्होंने 2 बार 3 बार कहना पड़ा कि जय बुलाएं, आप लोग चुप है? खुलेआम उन्होंने कहा कि अधिकारी चुप है, कर्मचारी बुला लें। देखिए त्रिपाठी जी, आपने जो विषय लिया है इसके मैं 2 हिस्से करता हूं। एक, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, यानी कि वो जिनके बीच खड़े थे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशासनिक मुखिया हैं। तो एक मुखिया अपने मातहतों से जब बातचीत करता है तो उनके अपने प्रिविलेजेस होते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी में कमियां नहीं है, बिल्कुल हैं। और जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मुझे ऐसा लगा कि कम से कम जब एक प्रशासनिक मुखिया अपने मातहत कर्मचारी अधिकारियों से बातचीत कर रहा है तो इन विषयों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी सात्विकता खत्म होती है। और मैं चूंकि पूर्णतः एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, प्रशासनिक किसी भी तंत्र का हिस्सा नहीं हूं, तो मैंने थोड़ा सा उससे गुरेज किया। और हमारे नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं कि प्रशासनिक मुखिया जब किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं और उनको ये महसूस होता है तो मुझे लगता है उनका अधिकार है इस बात को कहना, जिससे कि एक व्यक्त समर्थन उनकी बातचीत को और जयघोष को मिले, जिससे एक टीम स्पिरिट दिखाई देती है। और उन्होंने ठीक कहा है। और दूसरी बात लेकिन जो उन्होंने मतदान के संदर्भ में कही है, मतदान के संदर्भ में हमारा ये मानना है मतदान पे बाद में जाएंगे डॉक्टर साहब, हम पहले इस पे ही आ जाए ना कि मैंने सामने अधिकारी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं जय बुलाइए, उसके बाद भी वो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा तो आपने देखा होगा उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा है, सभी लोग उसमें शामिल हुए हैं। और कभी कभी शिथिलता आ जाती है और जब शिथिलता आती है तो मुख्यमंत्री जी उसको ठीक भी करते हैं। और उन दोनों का आपस का रिश्ता है, ये प्रशासनिक मुखिया हैं, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो। तो मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठ के उनका ये संवाद चल रहा था, जो मुझे लगता है जिसको बहुत अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ कांग्रेस नेता और कर्मचारी नेता खोगल जी हैं, हम उन्हीं से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने इसको अन्यथा न लेने की बात कही है, तो खोगल जी आप क्या कहेंगे इसको? त्रिपाठी जी, मुद्दा बहुत ही गंभीर है। जब स्वयं प्रदेश के मुखिया ये महसूस कर रहे थे कि हमारे आईएएस अफसरों ने भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए, इसी कारण उन्हें 2-3 बार नारे लगवाकर कहना पड़ा। और साफ साफ उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भारत माता की जय बोलने में पीछे हट गए। दरअसल ये तो गर्व की बात, भारत माता की जय के नारे लगाना हर हिंदुस्तानी के लिए। और इससे साफ जाहिर होता है, हम याद करते हैं माननीय अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल को, उनके मुख्यमंत्रित्व काल को, माननीय स्वर्गीय सेठी जी के मुख्यमंत्री काल को, कि जहां उनकी एक तिरछी नजर हो जाती थी तो समझ लिया जाता था कि अधिकारी दूसरे दिन उस पद पर नहीं रहेगा, उस जगह पे नहीं रहेगा। कुशल नेतृत्व थे उनके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये दर्शाता है कि उनका भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर उतनी पकड़ नहीं है, और न ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से
डरते हैं, जो कि एक मध्य प्रदेश के मुखिया के नाते उनका नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल खोगल जी, आपने कहा जी। कहना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने स्वीकार किया कि अर्जुन सिंह जी और इनके जो नेता थे वो भय से चलाया करते थे। तो भय और डराकर प्रशासन चलाया जाए, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की इच्छा नहीं है। हम तो साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, भय नहीं है तो फिर भारत माता की जय बुलाने में भी बार बार अनुरोध करना पड़ता है मुख्यमंत्री के। हम आपके पास फिर साथ में आए भी, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे पास राय साहब भी हैं, हम उनसे भी अनुभव जानेंगे, लेकिन हम गिरिजा शंकर जी से जानेंगे। आपने गिरिजा शंकर जी ने कांग्रेस के खोगल जी को भी सुना, डॉक्टर साहब को भी सुना, और डॉक्टर साहब ने बड़े सफाई के साथ कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने अनुरोध किया तो आपने देखा वॉल्यूम बढ़ा। आपने स्पष्ट देखा मुख्यमंत्री प्रदेश का, वो भी तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, उसको 2 बार 3 बार अगर कहना पड़े कि भारत माता की जय बुलाइए, और उसके बाद भी अफसर एक बगले झांक रहे हों, मौन धारण किए हों, या उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हो, इसको किस रूप में लेते हैं? 2-3 तरह से चीजों को देख सकते हैं। एक तो पहली बात यह है कि चाहे वो भारत माता की जय बुलाने का मामला हो या वोट डालने का मामला हो, यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका बहुत साफ मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग हैं, जिसको आपने शुरू में कहा लाट साहब या शहंशाह, दरअसल आजादी के 60, 65, 70 साल बाद भी वो जो लाट साहब की जो एक चरित्र है, उससे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बाहर नहीं आ पाए हैं। नारे लगाने में मैं नहीं कहता कि भारत माता के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है या वो मुख्यमंत्री की किसी अनुरोध का अवहेलना कर रहे हैं। दरअसल नारे लगाना या वोट डालना ये तमाम आम आदमी के काम है। तो उनको लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, हम तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारा काम ये नहीं है। और ये बात तब बहुत गंभीर हो जाती है जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा हो जो आम आदमी की तरह 10 साल का मुख्यमंत्री होने के बावजूद आम आदमी की तरह बाजार जाकर गणेश की मूर्ति खरीदे और गणेश बैठाए, आम आदमी की तरह रात को निकलकर दुर्गा और गणेश की झांकियां देखे सपरिवार। तो ऐसे में ये जो विरोधाभास है वो दिखता है। और यदि मुख्यमंत्री ने आपत्ति की है कि उन्होंने भारत माता के जय नहीं बुलाया या वोट नहीं दिया, तो इसको केवल यहीं तक सीमित नहीं माना जाए, ये सांकेतिक है। उनका कहीं न कहीं इशारा इस बात को लेकर है कि यदि आप जय बुलाना और वोट डालने के प्रति लापरवाह हैं तो आप आम आदमी के प्रति, देश प्रदेश की जनता के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उनके विकास की, उनके भलाई की, जनहितैषी काम करने की, उनके प्रति आप कितने जिम्मेदार हैं, कितने गंभीर हैं, ये बड़ा मुद्दा है। दरअसल 70 साल के बाद भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, खासकर ऑल इंडिया सर्विस के, उसमें भी आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट रिक्रूट हैं और जो प्रमोटी हैं, उनमें भी आपको अंतर नजर आएगा इसका। और वो आज भी उनका चरित्र, उनकी जीवन शैली, उनका सामाजिक आचार व्यवहार आज भी अपने आप को आइसोलेशन में, एवरी टावर में रखने का है। और इसीलिए भारत माता के प्रति उनके मन में सम्मान होने के बावजूद नारे लगाना उनको लगता है कि यह अपमानजनक काम है, ये आम आदमी का काम है, हम प्रिविलेज क्लास है, हमारा ये काम नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है। वोट डालने के मुद्दे पे भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन राय साहब, क्या भारतीय प्रशासनिक का अधिकारी हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि उस बहुत बुद्धिमान है, उसको आइसोलेटेड हो जाना चाहिए, अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाना चाहिए? खुलेआम अगर उसने नारा लगा दिया जय भारत माता की, तो इसमें भी कहीं आपने महसूस, आप भी इतने लंबे समय तक रहे, आप जीएडी सचिव भी रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि उसके बाद व्यवहार से ऐसा ना हो जाए कि ऐसा ना लगे कि वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कॉमन मैन हो गया? त्रिपाठी जी, आपका अंदेशा लगभग सही है जी। यद्यपि सब लोग जब पढ़ते रहते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं, तब आम आदमी ही रहते हैं, तो जैसे ही चयन हो जाता है तो वो अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो गिरिजा शंकर जी ने भी कहा कि अपने आप को प्रिविलेज क्लास समझते हैं और नारे लगाना, वोट डालने जाना आम आदमी का काम है, ये भावना भी कम से कम 50% में तो रहती है। अब मगर यहाँ दूसरा प्रश्न इस बात का है कि जो हमारे कंडक्ट रूल्स हैं, आचरण नियम हैं, उसमें तो ऐसा कोई बाध्यता है नहीं कि आप यदि कोई मुख्यमंत्री जी कहें कि आप नारे लगाओ, ये मेरे खेत का सवाल है, मेरे खुद के मानने का सवाल है। आइडियली हमको मानना चाहिए, परंतु यहाँ मैं थोड़ा मुख्यमंत्री जी की भी आलोचना में 2 शब्द कहूँगा। जब मुख्यमंत्री जी डांट भी रहे थे तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी जो ये दिखाती कि वो वास्तव में नाराज है। और जैसा कि वीरेंद्र भाई ने कहा कि अर्जुन सिंह जी की पलक भी यदि आंख भी तिरछी हो जाए तो अधिकारियों को लगता था कि अब मेरी खैर नहीं है। तो हम ये पिछले 10-11 सालों से देख रहे हैं कि आप ऊपरी तौर पे अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, मुख्यमंत्री का पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर
ऑफिसरों को ये काम वो चीफ सेक्रेटरी साहब को अलग से बुलाकर या अधिकारियों को बुलाकर उनकी मीटिंग लेकर भी कह सकते थे जी। वो ऑफिशियली या नियमानुसार तो ऐसा शायद नहीं कर सकते, परंतु एक अपना जो उनका कमिटमेंट है प्रदेश के प्रति या देश के प्रति या देश राष्ट्रभक्ति के प्रति, उस कमिटमेंट को ट्रांसमिट करना, अधिकारियों तक पहुंचाना, इसमें वो सफल तो निश्चय ही नहीं हुए हैं। नहीं तो मैं पर्सनली समझता हूं कि नारे लगाने में कोई बुराई नहीं है, वोट डालने में भारत माता की कोई बुराई नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं यदि होता तो मैं नारे लगाता और उससे मैं छोटा नहीं बन जाता, परंतु ये उस सामने वाले अधिकारी की सोच का सवाल है कि वो ऐसा क्यों नहीं करता। आपको याद होगा पिछले आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि ये आदमी के संस्कार और बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है अधिकारियों के। यदि केवल हम नारे लगाने से छोटे हो जाएंगे ऐसा नहीं है, हम अधिकारी फिर भी रहेंगे और हम अच्छा काम करेंगे। तो इन अधिकारियों को ये दोष है कि वो अपने पर्सनल कंडक्ट को वो मुख्यमंत्री जी या शासन की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री जी की कमी ये है कि वे अपने कमिटमेंट को पूर्णतः ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके डांटने का तरीका या नाराजगी प्रकट करने का तरीका ऐसा नहीं है कि अधिकारी उससे सीखें और उसके अनुरूप व्यवहार करें। तो मतलब यहाँ मुख्यमंत्री जी की सहजता के कारण ये वजह है न, और जो उनके मानसिक परिवर्तन हो जाता है उस लाट साहब की कुर्सी में बैठने के, वो वजह नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री जी की सहजता भी आंशिक कारण है और अधिकारियों के चरित्र का न बदलना इतने साल बाद भी 50%, 50% ये भी एक कारण है। ये दोनों कारणों का मिश्रण जो हमको आपको दिख रहा है। जहां तक वॉल्यूम बढ़ने का प्रश्न है, यदि हमको विजुअल दिखाया जाता कि वास्तव में जो फ्रंट लाइन में अधिकारी बैठे थे उन्होंने वास्तव में हाथ न उठाएं, मुंह से तो नारे लगा ही सकते हैं। प्रदेश का मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब मैं आपके पास जरूर अच्छी बात है, एक लाइन कहना चाहता हूँ। जी आप जो राय साहब ने कही उसको रिफाइंड और करें तो अधिकारी वर्ग में सिलेक्शन के पश्चात एक सेंसिटाइजेशन की और उनकी शिथिलता समाप्त करने के लिए जो कालांतर में आ जाती है, एक रिव्यू और रीजर्मनाइजिंग एक्सरसाइजेस होते रहना चाहिए। मुझे लगता है जो एक प्रोटोकॉल प्रशिक्षण है जो नीरस हो गए, उसके बजाय थोड़े वाइटल प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई भी जो उनको पुनर्जीवित करे, फिर से उनमें एक सेंसिटाइजेशन, उनमें जागृति आए इन सब विषयों को लेकर, मुझे लगता है इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं। मैं त्रिपाठी जी मैं बीच में बोलूंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा पिछले जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय एक ग्राम संपर्क अभियान चलता था। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से किसी भी गांव में उतरते थे, उस गांव की समस्याओं को देखते थे और उसमें अधिकारी पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से जाते थे और उस समय कड़ी कार्रवाई होती थी, कलेक्टरों को भी हटाया गया। उसके अलावा एक 11 सूत्री कार्यक्रम था जिसमें जो ग्रामों की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनके 11 बिंदुओं पर जानकारी ली जाती थी और जिस जिले की जानकारी खराब होती थी उसके कलेक्टर को प्रताड़ना या उसको वार्निंग भी मिलती थी। हम मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि उनको इतने बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए 11 साल बाद। उनके एक इशारा काफी होना चाहिए और ऐसा कमिटमेंट यदि वो पैदा नहीं कर सकते तो पब्लिकली बोलने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है जो बातें कह रहे हैं 11 सूत्री फीडबैक, हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, तो ये सब काम तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उन पे तो आरोप लगता है कि वो सुबह से निकलते हैं और रात को घर आते हैं। तो मुझे लगता है ये सब हो रहा है। मैं केवल एक बात के लिए विमत हूँ त्रिपाठी जी कि बार बार आप लोग भय और डर पैदा करने की बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं इससे बचना चाहता हूँ, लेकिन वाजपेयी जी सहमति से चलना चाहिए। वाजपेयी जी भय भी न हो प्रीत, आपको कुशल प्रशासन, आज अगर आप इस संकट से जूझ रहे हैं, आज ही मुख्यमंत्री ने सर हमने तो नारा दिया है भय भूख भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करेंगे, तो हम कैसे भय को ले आए? नहीं, तो आज ही मुख्यमंत्री जी ने एक और बहुत बड़ी नाराजगी जताई है कांग्रेसों के सर्वे को लेकर। उन्होंने फिर कहा है आज अधिकारियों से कि उस अधिकारी की कोई खैर नहीं होगी अगर वो सर्वे गलत भी। शासन की भाषा है, भय की नहीं है, हम किसी को डराना नहीं चाहते। जी मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि शायद हम विषय से बाहर जा रहे हैं। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि अधिकारियों के कंडक्ट, उनके चरित्र, उनके कामकाज और उनके जो नारा लगाने नहीं लगाने को लेकर, या मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली सेकेंडरी है। जो ब्यूरोक्रेट्स का जो रवैया वहां सामने आया उसके परिप्रेक्ष्य में हम सारी बातें करें तो शायद बेहतर कहीं बात कर पाएंगे। नहीं गिरिजा शंकर जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक बार 2 बार कहा, एक यहाँ जो राय साहब ने कहा कि खोगल जी ने भी कहा कि भय एक होना चाहिए, जैसे अर्जुन सिंह जी के बारे में कहा, पीसी सेठी जी के बारे में कहा, तो अधिकारी अगर मुख्यमंत्री जी का भय नहीं होगा तो इस तरह से वो जो विकास के कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी वही करता है। ऐसी स्थिति में जब देश का नारा लगाने की बात आती है और उसमें भी वो कोताही बरत रहा, तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक से सागर से दर्शक हैं अरुण जी। अरुण जी अपना सवाल करें। सर हम तो ये बोलते हैं भारत माता की तो बहुत बड़ी बात है। कल ही घटना बता रहे हैं, हमारी बहन जी के यहाँ डिलीवरी हुई थी, हम लोग 3 लोग जा रहे थे बाइक सवार होकर,
तो एक सिपाही और एक ASI सामने रोका और माँ बहन की गाड़ी लगने लगे। और जो बकराए थे, जो मुंशी थे, उनका नंबर 206 है। आप और सवाल गाली गलौज की। और सुनिए सर, हम आपके माध्यम से इनसे बताना चाहता हूँ वाजपेयी जी को कि आपके प्रशासन में आम आदमी का जीना हराम है। जी, आपका सवाल आ गया, आपको मुंशी जी ने पकड़ लिया, 3 लोग आप बैठे थे। वाजपेयी से हम उत्तर जरूर लेंगे। गिरिजा शंकर जी, हमारा सवाल ये था कि जो विकास के, हम ये नहीं कहते ठीक है नारे नहीं लगाएं, वोट डालने का मामला वो तो डालना ही चाहिए। जब आप बड़े बड़े नारे लगाते, पोस्टर लगाते हैं कि हर किसी को वोट डालना है, वो उस मुद्दे पे हम बाद में जाएंगे। लेकिन जब तक ये बात नहीं आएगी तो कैसे वो कसावट कैसे आएगी प्रशासन में? मैंने वही कहा कि जो उन्होंने बात कही नारे लगाने की या वोट डालने की, वो केवल एक सांकेतिक प्रसंग है। यदि उनकी नाराजगी या उनका व्यंग या उनका गुस्सा या उनका जो कुछ भी अभिव्यक्ति थी, वो इसी बात को लेकर थी कि आप जो एक एवरी टावर में बैठे हुए हैं, अपने आप को आम आदमी से काट कर आम आदमी की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन शैली में, आपके चरित्र में, आपके काम करने के तौर तरीकों में जो जन हितैषी एक स्पिरिट होनी चाहिए, वो स्पिरिट नहीं होने की बात इसमें छुपी हुई है। जहां तक अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की बात करें, उनके साथ अफसरों का ट्रीटमेंट और अफसरों की जो कार्यप्रणाली की बात करें, बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं सारे मुख्यमंत्रियों और अफसरों के कामकाज को देखता रहा हूं। यदि आप अधिकारियों पर कार्रवाई करने के मामले में यदि तुलना करते हैं, तो मुझे लगता है शिवराज सिंह के जमाने में अधिकारियों पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई। बिल्कुल, इतने अधिक राय साहब ने जो कहा कि हेलीकॉप्टर, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल न भय का है, न मुख्यमंत्रियों के, हर मुख्यमंत्री की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, अपने अपने तरीके काम करने के होते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि मान लीजिए कि इस 60 साल 70 साल की आजादी के बाद भी यदि ब्यूरोक्रेट्स के चरित्र में, उनके रवैये में वो लाट साहबी खत्म नहीं हुई है, ये हमारी चिंता का विषय है। क्योंकि इसी से जुड़ा है जनहितैषी कार्यक्रमों को लागू करने की बात। यदि लोगों तक सरकार के कामकाज, आप देखेंगे सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हर एक की चिंता क्या रही है कि उनके कार्यक्रम, उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, डिलीवरी नहीं, मैकेनिज्म नहीं है। हर मुख्यमंत्री, हर सरकारों में केवल चिंता इस बात को दिखाई है कि डिलीवरी मैकेनिज्म हमारा गड़बड़ है। और ये सारा का सारा जो आज का प्रसंग है, वो सांकेतिक है कि उन्होंने भारत माता की जय बुलाया नहीं बुलाया। ये दरअसल पूरा का पूरा मामला ये है कि एक पूरा हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, वो कैसे आम आदमी के साथ जुड़कर डिलीवरी सिस्टम को बढ़िया करे, ये चिंता वहां जाहिर होती है। बिल्कुल, हम राय साहब से भी जानेंगे कि जो आपने कहा कि डिलीवरी सिस्टम में फर्क पड़ता है इसका। लेकिन खोगल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कर्मचारी रहे, हमारे साथ एक दर्शक हैं खुरई से, शिशिर जी अपना सवाल करें। जी सवाल करें। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा समस्त मंत्रालय में, विभागों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अनिवार्य किया गया था। तो उस विषय में और इस विषय में, ये दोनों ही विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या सभी विभागों में आज भी वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, इसको सुबह ऑफिस के पहले, ड्यूटी के पहले ये लोग उसका उच्चारण करते हैं कि नहीं करते? जी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। हम हितेश जी से जानेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है शिवपुरी से, रामप्रकाश जी सवाल करें, हम तीनों दर्शकों का एक साथ उत्तर लेंगे। मेरा सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों में भय खत्म है। वो कुछ भी बोलते हैं मुख्यमंत्री जी, उसका आदेश का पालन नहीं होता है। अधिकारियों को करना चाहिए, उनके अंदर केवल सामने रह के बात करना कुछ और है, लेकिन फील्ड में नहीं उतरता। तो भारत माता की जय बोलना चाहिए, हर चीज को धरातल पर उतारना चाहिए, पर भय नहीं है। ये जनता भी इस बात को कहती है कि मुख्यमंत्री जी का डर नहीं है अधिकारियों। अब कई ऐसे आदेश है। रामप्रकाश जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि भय, भूख, भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा दिया, इसलिए भय नहीं पैदा करेंगे। हम उनसे भी जानेंगे कि अगर भय नहीं होगा, आप दर्शक भी यही बोल रहे हैं, अपनी जो उनका आक्रोश है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के आदेशों की लगातार अवहेलना हो रही है। हमारे साथ एक और दर्शक है, नारायण प्रसाद जी, आप अपना सवाल करें। सवाल सर ये है, देखिए मैं एक किसान हूँ, सरकार ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। एक उदाहरण दे, मैं गया राजस्व मंत्री के पास कि सरकार के एक विभाग ने, आदिम जाति कल्याण विभाग ने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया मेरी प्रॉपर्टी पे, आप इसके लिए कुछ करिए। उन्होंने कलेक्टर को फोन किया तो उन्होंने उसे रद्दी, उनके जो फोन और उन्होंने जो अनुशंसा करी थी उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
और वो कोई नहीं सुनाई होती, मतलब एक मंत्री की बात कलेक्टर नहीं सुनता। फिर मैंने मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री के जो पीएस बैठते हैं वो ये कहते हैं कि जिस दिन कब्जा हुआ था उस दिन आपने जो आवेदन दिया था वो ला के दीजिए, तब मैं कलेक्टर से बात करूंगा। तो ये विभाग जो है, मतलब यहाँ जो काम चल रहा है मुख्यमंत्री के, उनके जो कलेक्टर और बिल्कुल आपका सवाल आ गया है डॉक्टर साहब, हम आपसे उत्तर जानेंगे। खोगल जी, आप कर्मचारी नेता भी रहे हैं, मंत्रालय में घूमते रहे हैं, आपको आम जो कर्मचारी नेता होते हैं या कर्मचारी होते हैं और अधिकारी के व्यवहार में एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन क्या इतना डिफरेंस कि वो बात भी करना आम लोगों से परहेज मानते हैं कि हम आम लोगों से बात न करें, हम वोट डालने नहीं जाएं? एक हमें वाकया याद है, जब एक बार हसनात सिद्दीकी और कैलाश सारंग जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो पुराने भोपाल से लगातार हसनात सिद्दीकी ने लीड की लगभग 10,000 से। उसके बाद जब नया भोपाल का मामला आया तो कैलाश सारंग कवर करने लगे, लेकिन जब 4 इमली का क्षेत्र आया तो वहां वोटिंग परसेंटेज 5 या 7 था, जिस कारण सारंग जी चुनाव हार गए थे। तो ये वोट न डालने की भी एक बात है। तो क्या खोगल जी, आपने क्या महसूस किया? त्रिपाठी जी, दरअसल विगत अनेक वर्षों से हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि जो आईएएस अधिकारियों के क्षेत्र हैं वहां पर रहने वाले आईएएस अधिकारियों का जो वोट डालने का प्रतिशत है, पहले भी जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं उस समय भी और उसके लगभग 20 साल बाद भी आज भी वही स्थिति। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जितने भी आईएएस अधिकारी मेरे पास में आते हैं, मैं जब उनकी उंगलियों को देखता हूं तब ऐसे सैकड़ों आईएएस अधिकारी है कि जिनके हाथों में वोट डालने का स्याही का निशान नहीं रहता है। अब जब प्रदेश के मुखिया इस बात को स्वयं महसूस कर लिया और उन्होंने देख लिया है तो इस पर बहुत विस्तार पूर्वक बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे छोटे तबके के कर्मचारी हैं, खासतौर से महिला कर्मचारी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चुनाव की प्रक्रिया में जाती हैं, रात में वहीं रुकती है, वोट डलवाती है और खुद भी अपने डाक के मतपत्रों का पूरा कर्मचारी समुदाय उपयोग और सदुपयोग करता है। और अभी जो चुनाव हुए 2013 में 230 विधानसभा सीटों में जो हमारे परिणाम आए हैं, 198 सीटों पर हितेश वाजपेयी जी की पार्टी को हमारे डाक मतों पे 198 विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा वोट मिले हैं और 30-31 हमको मिले हैं। और इससे जाहिर है कि हमारा जो छोटे तबके का कर्मचारी, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी का कर्मचारी हो, लाइन में लगता है, तेज धूप में लगता है। कई महिलाएं अपने सीने से बच्चों को लगाकर लाइन में खड़ी होती है। और आपने अंतर क्या देखा उनके व्यवहार में और एक कर्मचारी के उसमें? एक कर्मचारी और आईएएस अधिकारियों के व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर है। थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे। हमारे जो कर्मचारी हैं उनका व्यवहार आम जनता के प्रति बिल्कुल मानवीय संवेदनाओं से भरा होता है और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी है, आम जनता के प्रति उनका जो व्यवहार है वो उतना संवेदनशील नहीं होता जितना कि हमारे छोटे तबके के कर्मचारियों में हो। बिल्कुल खोगल जी, आपने सही बात कही। हम हितेश जी, हमारे दर्शकों ने आपसे सवाल किए थे, हम उत्तर जानेंगे और राय साहब से जानेंगे कि वोट न डालने के पीछे वजह क्या है और टिप्पणी, दोनों की टिप्पणी हम विजय शंकर से जानेंगे। लेकिन हम इस वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, हम चल आते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। जंगल पर्वत सिर्फ शोभा नहीं, ये धरा की धड़कन है। मानव पशु पक्षियों के लिए सही अर्थ में जीवन है। 36
छत्तीसगढ़ की पहचान अपने जंगलों एवं वन संपदा के लिए है और इन वनों में वास करते हैं वन्य जीव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य प्राणियों को करीब से देखने के लिए बार नया पारा अवश्य पधारें। ये पर्यटकों के लिए 1 नवंबर से 30 जून तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या फिर हमें कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा हो रही है नाफरमान नौकरशाहों पर। ब्रेक में जाने से पहले हमने डॉक्टर साहब से पूछा था कि हमारे जो दर्शकों ने सवाल किया था उसमें ऐसे भी सवाल थे कि मंत्री की, मुख्यमंत्री की, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके कलेक्टर बिल्कुल कोई भी आदेश हो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। तो हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं उसका रिजल्ट विकास की योजनाओं या जनता के जो जुड़े काम हैं उस पर भी पड़ रहा है, उनकी मुख्यमंत्री की सहजता को लेकर। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं रतलाम से जो दीपक अपना सवाल करना चाह रहे हैं। आप सवाल करिए। हाँ, मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ, मैं रतलाम से जी। अभी कांग्रेस के वीरेंद्र जी खागल ने बताया डाक मत पत्र के बारे में जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो विधानसभा क्षेत्र जैसे धार का है और वो रतलाम में रह रहा है तो उसको डाक मत पत्र देने में काफी कठिनाई होती है। अभी प्रशिक्षण में एक कर्मचारी को उन्होंने ना बोल दिया था कि आपका डाक मत पत्र धार से ही मिलेगा, तो वो चुनाव करवाएगा कि वहाँ मत पत्र लेने जाएगा। तो थोड़ा सा इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल कर दिया जाए, वहीं उनसे मत पत्र यदि डलवा दिया जाए। बिल्कुल खोगल जी, आप इसका जरूर प्रयास करिएगा। बिल्कुल आपका प्रश्न आ गया खोगल जी, इसका प्रयास करिएगा। अब वाजपेयी जी भी प्रयास करने का प्रयास करें। हमारे साथ एक और दर्शक हैं दमोह से प्रदीप जी अपना सवाल करें। सर 15 अगस्त तो 26 जनवरी को देखा जाता है कि देशभक्ति के गाने गाते ईमानदार बन जाते हैं और भारत माता की जय भी बोल लेते हैं, लेकिन सभी विभाग भ्रष्ट हैं। तो इनका ऐसा क्यों नहीं होता कि ये ऑफिस जाने के पहले मंदिर के बाहर शपथ ले भगवान के ऊपर कि हम आज के दिन कोई भी 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं लेंगे और निस्वार्थ सेवा करेंगे और हर साल पॉलीग्राफ टेस्ट कराएंगे कि मैंने अपने इस साल में कोई भी रिश्वत नहीं ली है, तभी मेरा पद रिन्यूअल किया है। जैसे अभिवचन क्यों नहीं लिए जाते? चलिए आपका प्रश्न आ गया है। बिल्कुल हम निश्चित तौर अपने मेहमानों से उत्तर जानेंगे। हम इसका उत्तर राय साहब से और गिरिजा शंकर जानेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले वाजपेयी जी हमने कुछ दर्शकों ने सवाल किए थे। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने सभी सवालों को सुनने के बाद एक बात तो तय है जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं कि जो अधिकारी कर्मचारियों की बात है, जो शुरू में आपने शुरू किया था प्रमोद जी के वक्तव्य से कि एक परमानेंट गवर्नमेंट है और एक टेम्पररी गवर्नमेंट है। तो परमानेंट गवर्नमेंट यानी कि अधिकारी और कर्मचारी दोनों वर्गों को हम ले, और खास तौर से यदि हम अधिकारियों को लेते हैं जिनको हम गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, और अधिकारी और कर्मचारी में एक बड़ा अंतर होता है कि अधिकारी के पास अधिकार होते हैं निर्णय लेने के और कर्मचारी उसके एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान देता है। तो मैं भी सरकार में रहा हूँ शासकीय कर्मचारी अधिकारी के रूप में, तो मैंने इस चीज को महसूस किया है कि अधिकारी वाकई में एक, जिसको हम कह सकते हैं जब हम समाज का वर्गीकरण करते हैं तो एक सुविधाभोगी वर्ग रहता, उच्च वर्ग कहलाता है। तो जितनी भी उच्च वर्ग की बीमारियां होती हैं वो स्वाभाविक रूप से उस वर्ग में, उस परिवार में भी पाई जाती है, और उसमें यदि आप देखेंगे तो वोटिंग का परसेंटेज वाकई में कम होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए बार बार ये बात निकल के आती है कि क्यों ना हम भारत में कंपलसरी वोटिंग को स्थान दें, और बहुत तो अच्छा होगा पढ़े लिखे लोगों के लिए कंपलसरी करना। एग्जैक्टली, और उसी में ही अधिकारी वर्ग भी आ जाता है। तो चाहे अभिजात्य वर्ग हो, अधिकारी वर्ग हो, और जो उच्च वर्ग कहलाता है, उसमें सभी वर्गों में मुझे लगता है इस बात की आवश्यकता है, सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक मुखिया हैं तो उनके सामने आते हैं, तो जैसे मेरी उंगली पे नगर निगम का निशान अभी भी आपको दिखाई देगा, तो वो चेक कर लेते हैं। जब फाइल लेके आते हैं तो इनकी उंगली में निशान नहीं है, तो पकड़ाई में तो आ जाते हैं वो, क्योंकि स्याही बड़ी मजबूत होती है जो बता देती है। तो ये एक प्रकार की सेंसिटाइजेशन की अभी जरूरत है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, चुनावी सुधारों को लेकर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर ये गंभीर विषय है, क्योंकि चुनाव में भाग लेना, मत देना और देश की सरकार को चुनना, यह एक हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इस राष्ट्रीय कर्तव्य को किस प्रकार से हम मैंडेटरी कर सकते हैं और कंपलसरी कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपके सभी सवालों में आई, जितने प्रकरण सामने आए निकलकर, कि हाँ, एक बात की बहुत आवश्यकता है कि अधिकारी कर्मचारियों में जनता के प्रति संवेदनशीलता, जनता से जुड़े विषयों के प्रति संवेदनशीलता कम दिखाई देती है, तो उसमें वृद्धि होना चाहिए। ये इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट सरकार होती है, इनको चुनाव में नहीं जाना होता है, तो दबाव नहीं रहता जनता का, ये बात सच है। तो मुझे लगता है मतलब सभी मानते हैं आप कि जो परमानेंट सरकार है उसकी अपनी एक ठसक है।
मैं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग त्रिपाठी जी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच रखता हूं। सिस्टम में कमियां हैं और हम उन कमियों से जूझते हुए कहीं हमें नीतियां बनानी पड़ेगी और कहीं नीयत बदलनी पड़ेगी। तो दोनों स्तर पर काम की आवश्यकता है। पर सिगरेट की पर्चियों पे मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर नियुक्तियां करें कर्मचारी भय के कारण। मैं उस दौर को भी वापस नहीं लाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी विश्वास सकारात्मक राजनीति 11 साल पुरानी नियुक्तियों की 11 साल बाद जांच कर रहे हैं, वो उसको क्या मानेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल यही मैं आपको कहना चाहता हूं, जबकि इन नियुक्तियों की जांच पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि जांच और अपराध का नियंत्रण यह एक प्रशासनिक विषय भी है, केवल राजनीतिक विषय नहीं है। तो बेहतर यह होगा कि प्रशासनिक स्तर पर ही स्क्रूटनाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिकारी ही तो बैठ के नियुक्तियां करते हैं। तो वो क्यों करते हैं किसी के कहने पे अनावश्यक? आज आप देखेंगे जैसे उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने लिखा, विधायक जी ने बोला, तो इसका मतलब कोई गलत काम कर देगा अधिकारी, ये भी ठीक थोड़ी ना है। तो हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि गलत काम किसी के कहने पर नहीं होगा। ये नहीं कि मुख्यमंत्री को बार बार कहना पड़े सबसे गंभीर विषय में कि आप सर्वे करने अगर नहीं जाएंगे, आप कुर्सी में बैठे रहेंगे तो हम आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये 1 महीने हो गए, उसके बाद भी अगर हकीकत देखा जाए, ये कहना आवश्यक है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों में जो कमियां हैं वो अनुशासन को लेकर कमियां हैं। यदि भ्रष्टाचार को लेकर कमियां हैं तो उसका लगातार नियंत्रण करना और जो जिनमें कमियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सुशासन का ही हिस्सा है और शाश्वत हिस्सा है। ये हमेशा चलेगा। सिस्टम को तोड़ने वाले और सिस्टम को बनाने वाले सिस्टम में हमेशा होते हैं। तो जो लोग सिस्टम को तोड़ते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और जो सिस्टम को बनाए रखते हैं उनका मॉरल अप होना चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों का समन्वय करते रहना ही सुशासन का एक बड़ा हिस्सा होता है, जिस पर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गिरिजा शंकर जी से। हम जानेंगे कि क्या ये सुशासन जिस तरह से डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ये ऐसे सुशासन आ सकता है क्या? देखिए, ये सब नारेबाजी है, जो पॉलिटिकल मुहावरे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी के जो एटीट्यूड है, और खासकर जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं, उनको सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ जोड़ नहीं सकते। एक बड़ा वर्ग व्यापारी का है, बड़े वर्ग उद्योगपति का, एक बड़ा वर्ग अधिकारी का है, वो सब एक साथ नहीं हो सकते। उनके वोट डालने की प्रवृत्ति से ही वो एक नहीं होते। जो हमारे यहाँ वीआईपी सिंड्रोम है, उस वीआईपी सिंड्रोम को तोड़ने की बात है। आप ये देखिए कि इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम, जो भारत माता की जय बुलाने की बात जहां से हुई, आप उनका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। भोपाल शहर की मुख्य सड़क से लगभग 400 अधिकारी ऑल इंडिया सर्विसेज के रोज गुजरते हैं, और उस सड़क की हालत क्या है ये आप देख लीजिए। इतने गड्ढे, इतने तमाम अव्यवस्था उस सड़कों में है, लेकिन कोई अधिकारी 1 मिनट रुककर ये नहीं बोलता कि साहब ये गड़बड़ क्यों है, जबकि 400 अधिकारी रोज उस सड़क से गुजरते हैं, 1 नहीं 2 बार 3 बार। तो दरअसल ये जो पूरा जो उनका वीआईपी सिंड्रोम है, ये हम समाज से कटे हुए हैं, हम विशिष्ट हैं, हमको वो सब कुछ नहीं करना है जो समाज का आम आदमी करता है। ये जो भावना है, ये यदि 60-70 साल बाद भी यदि बनी हुई है, ये चिंता का विषय है। और यदि वो वीआईपी सिंड्रोम उन अधिकारियों में बना रहेगा तो जाहिर है कि लोगों के साथ उनकी जो संवेदनात्मक जुड़ाव है, हमेशा क्यों होता है कि संवेदनशील प्रशासन चाहिए, तो उत्तरदायी प्रशासन चाहिए, ये आखिर 70 साल बाद भी क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो जो प्रवृत्ति है, वो चरित्र है, वो नहीं बदला है। और सारी जरूरत इस बात की है कि उस मूल चरित्र को बदला जाए। आप आजाद मुल्क के ब्यूरोक्रेट हैं, अंग्रेजों के ब्यूरोक्रेट नहीं हैं। आप आईसीएस या आईपी नहीं है, आप आईपीएस और आईएएस हैं। ये जो फर्क है, इसको लाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा राय साहब, आपने सबको सुना, अच्छे सुना। आपने ये भी देखा, रिजल्ट भी निकल के आया कि वोट डालने नहीं जाते। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, क्या वजह है? क्या उनके आराम तलब होने की वजह है, या ये वजह है कि हम आम लोगों के साथ, मुझे लाइन में कोई वीआईपी लाइन वहां नहीं लगती है, लगते महिलाओं की लगती है, आम लोगों के साथ वो खड़ा नहीं होना चाहते? मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा गिरिजा शंकर जी ने, वीआईपी सिंड्रोम वो तो मौजूद है, काफी सालों बाद भी है। मैं सब तो नहीं कहूंगा, 50% लोगों में तो है। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, जो प्रदेश के अधिकारी और संभवतः जो प्रमोटेड अधिकारी हैं, इनमें ये बात कम होती है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े होते हैं, यहीं के रहने वाले होते हैं। जो बाहर से केवल नौकरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, पद पर यहाँ पर आए हैं, उनके अंदर ये सिंड्रोम ज्यादा रहता है। और दूसरा ये बात सही है कि इसको महत्व देते नहीं। लोकसभा विधानसभा में तो जाते होंगे, मैं भी 4 इमली में रहा हूँ, मैंने भी काफी इलेक्शन में वोट डाले। 4 इमली 74 बंगला एक ही है, 4 इमली सिंबल बन गया। सिंबल। तो इसलिए नगर निगम के चुनाव को जाना वो समझते होंगे शायद ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय बॉडीज के चुनाव है।
और इसलिए हम नहीं जाएंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जो कर्मचारी हैं, गाँव में रहने वाले, हो सकता है वो ग्राम पंचायतों या जिला पंचायतों के चुनाव में भी न जाते हों, तो है तो ये मानवीय और नैतिक आधार पर पूर्णतः गलत है। इसको जैसा आपने कहा डॉक्टर साहब ने, हितेश वाजपेयी जी ने, कि इसको कैसे मैंडेटरी हम बना सकते हैं, ये भी एक शोध का और चर्चा का। लेकिन राय साहब सिर्फ नगर निगम उसके नहीं, मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि उस समय बड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कसमकस वाला चुनाव था। अर्जुन सिंह ने हसनाथ सिद्दीकी जी को बीजेपी विधायक थे, वहां से इस्तीफा दिलवा करके वो कांग्रेस में लाए थे। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए कसमकस वाला था। और 4 इमली की वोटिंग 5 या 6% आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 4 इमली क्षेत्र की वोटिंग, जिसके कारण कैलाश नारायण सारंग 3000 वोट से हार गए। आराम तलबी, आलसीपन, सुस्ती, लाइन में न लगना पड़े, कौन लाइन में लगेगा, ये सब कई भावनाएं निश्चित रूप से अधिकारियों के दिमाग पर काम करती होंगी। अब मैं दूसरी बात जो थोड़ा सा बता, जो आपके काम की भी है, अधिकारी और खास करके जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इनके रोल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रेगुलेटरी और एक होते हैं डेवलपमेंटल रोल में उनको जनता के साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि कोई योजना सफल हो। जहां रेगुलेटरी रोल का सवाल है, जहां एसडीएम, तहसीलदार या एडीएम, कलेक्टर के रूप में काम करना है, वहां पर उनका रोल जो है कानून को सख्ती से लागू करने का होना चाहिए। अब ये दोनों रोलों को मिलाकर सिंथेसिस करके बीच का एक ऐसा रोल कि वो जब मजिस्ट्रेट रहे, आप कलेक्टर से उम्मीद करते हैं कि गुंडा उससे डरे, अपराधी उससे डरे, बिना, आपने सही कहा, बिना भय के ऐसा होता नहीं। अब जो मैं चूंकि अभी 6 साल पहले तक मैं भी नौकरी में था, 6.5 साल पहले, और बहुत करीब से जुड़ा हुआ था, आज भी मैं गाँव में और अन्य जिलों में जाते रहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह प्रशासन का इकबाल एक उर्दू शब्द है, इकबाल को अब हिंदी में हम क्या कहेंगे, रसूख या उसका भय तो नहीं कहेंगे। थोड़ा सा हम रोकेंगे, हमारे साथ एक दर्शक है इटारसी से जो अपना सवाल करना चाहते हैं। सूरज जी अपना सवाल करें। हमारा सवाल यह है सर। जी सवाल करें सर। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जी डाक मत पत्र के लिए अधिकारियों द्वारा दबाव डाला जाता है जी, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं देता है कि आपको डाक मत पत्र कहाँ से मिलेगा। जी जी बिल्कुल सही। आपका एक और दर्शक ने हमारे सवाल किया था, हम इसको मेरी पोस्टिंग केसरा में है जी, होशंगाबाद जिले में केसरा ब्लॉक में पोस्टिंग है मेरी जी। तो मुझे सिवनी मालवा भेजा गया लोकसभा चुनाव में जी। सिवनी मालवा बता दिया कि यहाँ नहीं है, आपको होशंगाबाद जाना पड़ेगा। होशंगाबाद जब दूसरे तक पहुंचा मैं तो फिर बोला गया सिवनी मालवा जाइए, वहाँ तहसीलदार से मिलिए। बिल्कुल आपका सवाल यही है ना कि डाक मत पत्र कहाँ मिलेगा। हमारे राय साहब भी इसको बता देंगे, कर्मचारी नेता भी हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछेंगे। राय साहब आप अपनी बात कह रहे थे, हम चाहेंगे इस जो अपनी बात पूरी करें तो हमारे दर्शक से जो जानकारी चाहते हैं वो भी आप दे दें। जी तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रशासन का इकबाल होना चाहिए, दुर्भाग्य से वो दिन पे दिन गिरता जा रहा है। और जो इसलिए दर्शक कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी का भी असर नहीं होता, राजस्व मंत्री का असर नहीं होता, और मैं एक बात बताऊं, सुनवाई, एक शब्द है सुनवाई। पटवारी के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहे तो सुनवाई तहसीलदार करे, तहसीलदार की सुनवाई एसडीएम करे, परंतु वो इस पिछले 10-12 सालों से दुर्भाग्य से सुनवाई का सिस्टम खत्म हो चुका है। और ये मैं बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। जिले का मामला जिले में समाप्त हो तो प्रशासन बहुत अच्छा है। यदि लोगों को मुख्यमंत्री तक जाना पड़े तो ये क्यों हो रहा है। और एक शब्द में जो मैंने पिछली बैठक में कहा था, हम यदि खुद वीक मॉरल ग्राउंड पर हैं, कौन जो सबसे बड़े जिनको एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, यदि वो वीक मॉरल ग्राउंड पे हैं तो किस मुंह से कोई किसी को कह सकता है। राय साहब इस सब में आप मुख्य सचिव की कोई भूमिका नहीं देखते हैं, जो हेड नहीं, मुख्य सचिव जो के हेड कहलाते हैं, जो कैबिनेट निर्णय लेती है, शासन जो निर्णय लेती है उसको लागू कराना उनकी बेसिक जिम्मेदारी है। भारत, मैंने पहले कहा, हमारे आचरण नियमों में ये नहीं है। देखिए मंगलवार को हर महीने पहले मंगलवार को जनगणमन होता सामूहिक रूप से, या तो मुख्यमंत्री जी आते हैं या वरिष्ठ मंत्री जी आते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी गाते हैं, चीफ सेक्रेटरी बगल में खड़े होते हैं, सब अधिकारी बगल में खड़े होते हैं और सब गाते हैं। पटवारियों की सुनवाई, हाँ, ये किसका काम है? ये पटवारी नहीं, मॉनिटरिंग किसका काम? हाँ, इसलिए तो फिर कलेक्टर की यदि शिकायत होती है तो उसके सुनवाई कौन करेगा? समय से हो। हाँ। शिकायतों का निराकरण भी किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है, और अधिकारियों पर नियंत्रण रखना पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है। मुख्य सचिव को आप बरी क्यों करते हैं? बरी नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, आप एकदम से मुख्यमंत्री क्यों आ जाते हैं? अधीनस्थ है ना, मुख्य सचिव भी मुख्यमंत्री। देखिए जी, मुख्य सचिव स्थापना का मुखिया होता है, जितना भी स्टैब्लिशमेंट है आपका, और एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो बार बार मुख्य सचिव को बरी कर देना, ये मेरी समझ में नहीं आया।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक परमानेंट गवर्नमेंट है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट है। हम उसको एनक्रोच नहीं करना चाहते कभी भी, लेकिन हम साथ साथ चलना चाहते हैं। तो दोनों की जिम्मेदारियां हुआ करती हैं, लेकिन हम केवल राजनीति और राजनेताओं पर ये जिम्मेदारी थोप कर बरी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों जब तक साथ साथ नहीं चलेंगे त्रिपाठी जी, इस देश का कभी भला नहीं होगा। सवाल यहाँ है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव किसकी पसंद से बनता है? देखिए, नियुक्ति में आप जाएंगे तो सारी नियुक्तियां तो राज्यपाल करते हैं। नहीं, माफ करिएगा, किसकी पसंद से बनता है? नहीं, मुझे बताइए ना, सारी नियुक्तियां तो राज्यपाल करते हैं। सारी नियुक्तियां राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री। मतलब आप कलेक्टर को बरी कर है कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की पसंद से बनता है। त्रिपाठी जी, कलेक्टर को आप बरी कर दीजिए, कमिश्नर को बरी कर दीजिए, फिर प्रमुख सचिव को बरी कर दीजिए, मुख्य सचिव को प्रदेश के बरी कर दीजिए, और सीधे आप गर्दन पकड़ लीजिए बार बार आके नेताओं की। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक तरीके से अप्रोच नहीं है, और इसीलिए सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। और मुझे बेहतर लगेगा कि जो परमानेंट सरकार है, जो 36 साल के लिए एक परीक्षा देके चुन के आती है, उसे भी संवेदनशील होना जनता से जुड़े विषयों के लिए जरूरी है। चलिए, इन दोनों और ये भय से नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, जो राय साहब कह रहे हैं, हम दोनों की टिप्पणी हम जान लेते हैं गिरिजा शंकर से। गिरिजा शंकर जी, आपका क्या? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि सीधे मुख्यमंत्री अकेले दोषी नहीं, मुख्य सचिव भी है। जब मुख्य सचिव ही दोषी हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी अपनी पसंद से मुख्य सचिव क्यों बनाते हैं? देखिए, किसी के दोषी होने या नहीं होने का सवाल नहीं है। सवाल ये नहीं है कि जो पूरे प्रशासन तंत्र में यदि कोई कमजोरी है या कोई डिलीवरी ठीक नहीं है तो जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है और जिस पर बहुत लंबी बहस की जरूरत है। मुख्य बात सिर्फ ये है कि जिस मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भारत माता की जय मेरे कहने पर अधिकारियों ने नहीं लगाया, कर्मचारियों ने लगाया। वोट डालने, हाँ, दोनों बात में कर्मचारियों ने लगाया, अधिकारियों ने नहीं लगाया। इसका मतलब सिर्फ उनके विशिष्ट और वीआईपी सिंड्रोम की बात, उसकी शिकायत, उस पर व्यंग या उस पर गुस्सा मुख्यमंत्री ने किया है, और जिससे हम सब सहमत होंगे। बहुत लंबे चौड़े विस्तार में जाएंगे तो यदि डर और भय की बात है, या मुख्यमंत्री का डर है या नहीं है, या किस मुख्यमंत्री का डर रहा, कौन मुख्यमंत्री अधिकारियों के दबाव में रहा नहीं रहा, ये सारा कुछ होता है परसेप्शन का। आप पुराने मध्य प्रदेश की प्रोसीडिंग देखिए, आप नागपुर में तो डीपी मिश्रा जैसे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा कि वो अधिकारियों के दबाव में काम करते हैं, जबकि डीपी मिश्रा के बारे में मालूम है कि उनको लौह पुरुष माना जाता है। ये सारा परसेप्शन है। मुख्य बात यह है कि हम मोटे तौर पर जो बात आज करने जा रहे हैं, या जो बात हमारी चिंता का विषय है, वो ये है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपके आचार नियम में या जय बुलाना आता है या नहीं आता, सवाल ही नहीं। भारत माता की जय बुलाने के लिए कौन से नियम की जरूरत है, ये तमाम चीजें नहीं। मुख्य बात यह है कि आप अपने आप को विशिष्ट मानकर समाज से अलग काटकर मत रखिए। आप उस समाज के हिस्सा हैं। आपकी जिम्मेदारी जो है, आपको जो प्रिविलेज मिले हैं, आपको जो एक विशिष्टता मिली है, वो इसलिए मिली है कि आप लोगों के जन कल्याणकारी कामों को करेंगे। डेमोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी है वो भले ही कहने तकनीकी रूप से परमानेंट है, लेकिन उसका ये कोई आशय नहीं है कि आप जो अपने टिप्पणी में जो उल्लेख किया है शहंशाह या लाट साहब, आप वो नहीं है। आप एक लोकतंत्री देश में आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जिसके आजादी को 70 साल लगभग हो चुके। यदि आज भी आपकी मानसिकता ये है कि मेरे जो पीछे वाले हैं वो नारे लगाएं, कोई कर्मचारी हैं, मैं अधिकारी हूं इसलिए मैं नारे नहीं लगाऊंगा, दरअसल ये जो भाव है अपने आप को समाज से काट कर रखने की, एक एवरी टावर में बैठकर जिंदगी जीने की, दरअसल उसको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। हम इसमें राय साहब, आपका क्या कहना है? जो वोट न डालें, आपने कहा ठीक है, उनकी आलसीपन, बाकी चीजें हैं, ये कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए, ये मुझे स्वयं स्फूर्त अंतरात्मा के अंदर से, या तो नियम बनाकर, दो में से एक। यदि मैं इतना गैर जिम्मेदार हूं कि सरकार के मैं जिम्मेदार पद पर रहते हुए भी मैं वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकल सकता। नगर निगम में 2 लोग लड़ रहे हैं अध्यक्ष मेयर के लिए, उनमें से जो बेटर चॉइस है, जो आपको बेटर चॉइस लगती है, जो आपको जो सूचना प्राप्त है उसके आधार पे उसको वोट डालना चाहिए। अब तो नोटा भी प्रावधान है। नोटा का भी प्रावधान है, नोटा डाले। तो गिरिजा शंकर जी ने जो समअप किया है, देखिए ये अपने अपने चेतना, अपना कन्विक्शन की बात है। तो ये तो मैं बहुत गलत मानता हूँ। भारत माता की जय बोलने से कोई छोटा नहीं होता, और मुख्य सचिव या कमिश्नर या कलेक्टर को बचाने की कतई मंशा नहीं। जो डिग्रेडेशन समाज में आया है, जो पतन आया है, वो अधिकारियों में भी आया है। और ये भी एक बात है जो सुनने में कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कि हमारे यहाँ भी जो है, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय की जो स्थिति आज से 10-15 साल पहले होती थी, उसमें भी पतन आ रहा है। सचिव प्रमुख सचिवों की भरमार है,
पहले सचिव विभाग को हेड करता था, लोग डरते थे। आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तो भरमार है, और फिर भी वो बात नहीं है, जनता को फिर भी संतोष नहीं है। गलती हमारी भी है, परंतु हम पे नियंत्रण जो रखने का दावा करते हैं भाई, उनको भी देखना चाहिए कि मेरी बात लोग क्यों नहीं सुन रहे, मैं उनको संवेदनशील क्यों नहीं बना पा रहा है। इतने साल आपको मिल चुके हैं, तो उसमें कहीं कमी है या लोग उनको गंभीरता से लेते नहीं। दोनों बातें गलत जी। नहीं, एक बात और दर्शक ने पूछी थी राय साहब कि वो कई दर्शक पूछ चुके हैं कि उसको वोट डालने के लिए फॉर्म कहाँ से मिलेगा। नहीं, सरकारी कर्मचारियों को मत पत्र जो है वो मिलने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय या उनके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर उनके यहाँ से मिलता है उनका। जैसे जो पंचायत कार्यालय में काम करते हैं कल जिला स्तर पे, तो उनके वो उसी ने नाम भेजा है अधिक कर्मचारियों का। ये व्यवस्था कर दी गई कि जहाँ वो प्रशिक्षण लेगा, हाँ, वही मत पत्र दिया जाए। चलिए, हम आपके साथ आएंगे जी। आप कह रहे थे राय साहब, अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं इतना ही कह रहा था मैं कि एक तो इकबाल, प्रशासन का इकबाल, ये मिश्रण है, भय कहें उसको या सतर्क रहने की जनता में अपेक्षा, और दूसरा जनता के साथ मिलकर चलना, ये दोनों रोल एक साथ निभाना चाहिए, निभा सकते हैं। जहां तक कुछ लोगों का जो आपने बताया 11 साल बाद इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि पर्चियों पे नियुक्ति हो गई, तो ऐसे भी अधिकारी हैं, गिने चुने 20 लोग हैं जो फंसे हैं। यदि सब ऐसे किए होते तो सब फंसे होते, मगर ऐसा नहीं है। ये उस अधिकारी की कमजोरी थी या नियमों, उसकी बहुत ज्यादा डरता था वो नेताओं से जो उसने पर्ची भी नियुक्ति की। अब मैंने भी 35 साल लगभग नौकरी की है, मैंने कोई पर्ची भी नियुक्ति न की, न होने दी। अधिकारियों को यदि ये विश्वास होगा कि हम सब यदि अच्छा काम करेंगे तो गलत काम के लिए हमसे कहा ही नहीं जाएगा, वो विश्वास होना चाहिए। दुर्भाग्य से इसमें भी पतन हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मेरा ये कहना है कि मॉरल कैरेक्टर जो जिसकी बात राय साहब ने भी करी, मैं उस पर फिर आना चाहूंगा कि आपने सुना होगा, कई उदाहरण कहानियां आप सुनते होंगे, मैंने भी सिविल सर्विसेज में इस तक दिया है और उस माहौल को देखा है कि किस परिवेश में उच्च अधिकारी चुने जाते हैं और उनके बीच भी काम किया है। तो आपने कहानी सुनी होगी कि एक इंटरव्यू में किसी को बुलाया, कुर्सी नहीं थी तो वो खुद उठा के कुर्सी ले आया। तो उन्होंने बोला, जब तुम कुर्सी खुद उठा के ले आओगे तो कैसे अधिकारी रहोगे। तो एक पैटर्न ऑफ प्रशिक्षण है उनका, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। उस पैटर्न ऑफ प्रशिक्षण में मुझे लगता है एक ब्रिटिश पैटर्न ऑफ जो सिविल सर्विसेज था, उससे लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की यात्रा और अब उसको लोक सेवक बनाने की यात्रा अभी बाकी है, जिसकी बात आप लोगों ने सबने कही है। तो ऑफिसर से लोक सेवक बनाने की यात्रा अभी बाकी है, जिसकी तरफ ध्यान देना हम सबको मिलकर है। और इसीलिए मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहूंगा कि इसको हमें समझना पड़ेगा, और जहां नीतियों में बदलाव की जरूरत है वहां नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, चाहे मैंडेटरी वोटिंग, कंपल्सरी वोटिंग जैसे विषय हो। और जहां नियत बदलने की बात है तो वो हम इंडिविजुअली नहीं छोड़ सकते लोगों पे, कहीं ना कहीं हमको उनकी प्रशिक्षण की पूरी जो प्रक्रिया है, क्योंकि एक कॉलेज से पढ़ के बच्चा आता है और वो एक ऑफिसर बनता है, तो उसकी इस यात्रा के दौरान क्या हम ये सब बातें उसको सिखा पाते हैं या उसको तैयार करते हैं, या केवल स्टूडियो डिस्कशन होकर रह जाता है। तो मुझे लगता है वहां पर भी बहुत सारी चीजें, जो मसूरी का क्षेत्र जैसे उदाहरण के तौर पर प्रशिक्षण केंद्र लिया जाता है, बहुत सारी चीजें होना है त्रिपाठी जी, और लोक सेवक बनाने की प्रक्रिया में अभी बहुत कदम उठाए जाना है, इससे नकारा नहीं। वाजपेयी जी, आपने एक बात कही है कि कुर्सी उठा के लाने वाले जो उदाहरण दिया, क्या राय साहब ये सिखाया जाता है कि आपको काम नहीं करना, करवाना? मैं क्लियर करना चाहता था, न राज्यों की कोई एकेडमी और न मसूरी वाली नेशनल एकेडमी ये जनता से कट के काम करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। खाने पीने के एटिकेट, आपको कपड़े कैसे पहनना चाहिए, आजकल लोग टी शर्ट पहनते हैं, कलेक्टर लोग, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इनफॉर्मल चीजें जो आपस में पैदा हो जाती हैं, ऐसा मगर नहीं सिखाया जाता है। और दूसरा ये है कि अधिकारियों को जो है, ये मैंने पहले कहा था आपसे कि अपने आज से 1964 में बुच साहब कलेक्टर, एम.एन. बुच कलेक्टर बैतूल थे, और वो 12 बजे रात को भी जनता से मिलने के लिए तत्पर रहते थे। जब वो टहलने जाते थे तो कोई व्यक्ति अपनी शिकायत कर सकता था, अपने साथ उसको ऑफिस बुलवाते थे अगले दिन और काम किया करते थे। डॉक्टर बी.डी. शर्मा आज से 40 साल पहले धोती कुर्ता पहनते थे, के सेठी पैजामा कुर्ता पहन के वल्लभ भवन जाया करते थे। तो ऐसा नहीं है, ये अपने अपने निजी वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। सरकार नहीं सिखाती, एकेडमी ऐसा नहीं सिखाती, अधिकारियों को भी समय के साथ बदलना चाहिए। बिल्कुल राय साहब, हमारा समय समाप्त हो रहा है। होगल जी, आपकी संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, जो ये कहा कि मैंने भारत माता की जय बुलाने और वोट न डालने पर अधिकारी, भारत माता की जय प्रथम पंक्ति में जो हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी बैठे थे उनको बोलना चाहिए था। ये तो राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ नहीं, बोल रहे, मन से बोल रहे, जो मुख्यमंत्री के कहने पे कर्मचारियों के साथ उन्होंने तेज आवाज में मन से बोलने से त्रिपाठी जी क्या होता है, जब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, भारत माता की जय जोर से बोलने में क्या हर्ज है, तो देश प्रेम को झलकाता।
और दूसरा वोट डालने का, ये तो हमें आज भी विश्व के अनेक देशों में वोट डालने का अधिकार वहाँ के नागरिकों नहीं हो रहे, तो हमारा सौभाग्य है वोट डालने के लिए मताधिकार करने का। तो मताधिकार तो चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे डेली रेटेड कर्मचारी हो, चाहे आईएएस हो, वो अलग नहीं है, इस देश का नागरिक है और उसको अधिकार मिला है तो उसका मताधिकार का उपयोग उसको करना चाहिए। बिल्कुल, वाजपेयी जी जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है उसके लिए ही मत डालना कंपलसरी करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है त्रिपाठी जी, फिर मैं नेहरू मॉडल पे आऊंगा कि जब देश ये बन रहा था तो हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी। हम लोग क्या मिला जुला चुन लेते हैं फटाक से, क्योंकि जब हम एक तरफ नहीं हो पाते, ना हमने समाजवाद को चुना ना हमने पूंजीवाद को चुना, हमने बीच का चुन लिया कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लेफ्ट की बात कर लेंगे गरीबों के लिए, और जब जिसके पास शक्ति होगी, धन बल होगा, शिक्षा बल होगा, पद होगा, तो हम चुपचाप उसको प्रिविलेजेस देते हुए पूंजीवाद को भी स्थान दे देंगे। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने 66 वर्ष तक चुना है। तो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी भी बताती है कि हम गवर्नेंस को लेकर, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी हमें लेफ्ट की तरफ झुकाव, या कह सकें कि लोक सेवक बनने की प्रक्रिया जो हमारी है, जिसको हमारे स्कूल ऑफ थॉट में हम गांधीवादी समाजवाद कहते हैं, कि अभी हमें जन संवेदनाओं के प्रति, जन अपेक्षाओं के प्रति और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और अधिकारी वर्ग को हम देखें तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लोक सेवक बनने का, पब्लिक सर्वेंट बनने का जो सफर है अभी तय करना बाकी है। बिल्कुल सही बात है। एक सेंटेंस खैर, मैं जो फील्ड में था, पिछली गवर्नमेंट, जो पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के शासन में था, एक व्यक्ति का अनुभव बताता हूँ आपको। मैंने, जैसा आप लोग चर्चा हम लोग कर रहे हैं, अति संवेदनशील, कभी मिलने को, इस सब प्रकार से मैंने काम किया। दुर्भाग्य से नेता लोग समझते हैं कि ये नेतागिरी कर रहा है कलेक्टर या अधिकारी, उल्टा यानी कहना कुछ और करना कुछ और। तो बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं कि मैंने जब ऐसा काम करने का प्रयास किया तो लोगों ने कहा जीएम साहब को तत्कालीन कि साहब ये तो नेतागिरी कर रहा है, कलेक्ट्री कम करता है, तो कलेक्ट्री कैसे करते हैं। ये भी एक है, कहना कुछ और करना कुछ और। जब तक हम दिल से और दिमाग दोनों से साफ नहीं होंगे उस बारे में, तब तक ये समस्याएं आती हैं। गिरिजा शंकर जी, हमारा समय समाप्त है। दो ही मुद्दों पे, एक मत पे और दूसरा जय। मैं कुल मिलाकर जो है सारी बातचीत का समाप्ति इस रूप में करूंगा कि आज के जो जरूरत है ब्यूरोक्रेसी को जिस जन हितैषी बनने की और आम आदमी से जोड़ने की, तो मुझे लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री उसके रोल मॉडल हैं। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति यदि आज भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीता है तो वो रोल मॉडल है, न केवल ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बाकी पॉलिटिकल क्लास के लिए भी, कि आप चाहे स्थायी हो, विशिष्ट हो, वीआईपी हो, लेकिन आपका जीवन यदि सामान्य व्यक्ति की तरह होता है तभी आप आम आदमी के साथ जुड़ सकते हैं। और तब ये शिकायत किसी को नहीं होगी कि आपको नारे लगाने में कोई आपत्ति है, या गरीब के साथ भोजन करने में कोई आपत्ति है, या गांव में रात गुजारने में कोई आपत्ति है। यही एक रोल मॉडल को अपना सकते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स। बिल्कुल बिल्कुल गिरिजा शंकर जी, मैंने जो जन नेता है वो ज्यादा सहज है आम के पब्लिक के लिए, लेकिन वो अस्थायी है, जो स्थायी है वो सहज नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरिजा शंकर जी, आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। राय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ स्वीकारा कि हाँ यहाँ गलती है, और बहुत सारी चीजें नहीं भी स्वीकारी, उसके लिए भी धन्यवाद। भोगल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये गलती अफसरों की उतनी नहीं है जितनी सिस्टम की है। अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था और परंपरा को ढोते ढोते जनता की सेवा के लिए ओहदेदार बने अफसर खुद को आम आदमी से ऊपर समझने लगे। वह हंसते भी हैं तो एक अदब के साथ, चलते भी हैं तो ठसक के साथ। उन्हें आम कर्मचारी से सुर मिलाना पसंद नहीं है। फिर क्यों वो लोगों के सामने खुलकर भारत माता की जय बोले। ऐसा किया तो स्वाभाविक ठसक नहीं चली जाएगी। उन्हें सच्चा देशभक्त बनने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसे प्रयास बार बार करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर उनकी झिझक टूटेगी और वह उस काम को ईमानदारी से कर पाएंगे जिसके लिए उन्हें मोटी तनख्वाह और तमाम सुविधाएं मिलती है। इस नौकरशाही के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि कोई सूरत निकलती क्यों नहीं, यहाँ हालात बदलते क्यों नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे जनता से जुड़े नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। तब तक वो सियान मन, मयारू भाई बहनी और संगवारी मन ला जय जोहार। एक बार फिर आपकी सरकार आपके द्वार आ रही है। 13 अप्रैल से 12 मई तक आपके सहयोग से प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान शुरू करने जा रहे हैं। मैं अचानक आपके गांव आऊंगा
आपके साथ सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, राशन दुकान, आंगनवाड़ी केंद्र के कामकाज को भी देखूंगा, ताकि आपको यह मालूम हो सके कि ये संस्थाएं ठीक काम कर रही है या नहीं। हमारे प्रदेश के मंत्रीगण आपके क्षेत्र में माननीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी संपूर्ण अभियान के दौरान आपके क्षेत्र